मैं डॉक्टर राजेश किशोर त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर मृदा विज्ञान विभाग, नारायण कॉलेज शेखोहाबाद। आज आपको जैव उर्वरक तथा उनका आज की कृषि में प्रयोग के बारे में अवगत कराऊंगा। जैव उर्वरक जो है, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जैव उर्वरक है क्या। ऐसा उर्वरक जो जीवधारियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, हम उसको बनाते हैं, उसको हम कहते हैं जैव उर्वरक। इसमें पौधे के पार्ट, जानवरों के भाग, जानवरों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पदार्थ आदि से हम इसको बनाते हैं। और हम जब इसको कृषि में प्रयोग करते हैं तो उसके हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। सभी परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। परिणाम इसलिए अच्छे हैं कि जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो सबसे बड़ा जो हमें लाभ होता है कि मेरी मृदा जो है वो प्रदूषित नहीं होती। जो आज के दौर में हम बराबर रासायनिक खादों का प्रयोग करते चले जा रहे हैं, जिनसे हमारी मृदा बराबर प्रदूषित होती चली जा रही है, उससे हम बच जाते हैं। प्रदूषित मृदा से न केवल हमारा ह्यूमन सिस्टम, न मेरा केवल जैव चक्र, बल्कि हमारे अंदर का पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और मानव की उम्र जो है घट जाती है। तो हम आज के दौर में तो जैव उर्वरक की बात कर रहे हैं कि उनका क्रॉप प्रोडक्शन में क्या लाभ है। उससे पहले हमें जानना ये आवश्यक है कि कौन कौन से जैव उर्वरक होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं, उनकी क्या क्रियाविधि होती है। इसके बाद हम डिटेल में आपको बता सकेंगे कि या हम समझ सकेंगे, आप भी समझ सकेंगे कि वास्तव में इनका उपयोग क्रॉप प्रोडक्शन में क्या है। वास्तव में आपको मालूम है कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त पदार्थ जो पूरी तरह से सड़ा गला पदार्थ होता है, जिसको कि हम खाद कहते हैं, वही वास्तव में जैव उर्वरक है। इस प्रकार पौधों के सभी पोषक तत्व, विशेषकर मुख्य पोषक तत्वों की इनमें अधिकता होती है। इसको हम जैव टीका भी कहते हैं, पहले इनको जैव टीका भी कहते थे। ये खादें बहुत ही सस्ती होती हैं तथा इनके प्रयोग से न केवल फसलों की पैदावार बढ़ती है, बल्कि मृदा का स्वास्थ्य भी सही बना रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि मृदा का स्वास्थ्य मृदा प्रदूषित नहीं होती है। मृदा की जो पूर्ण संरचना होती है वो वास्तविक रूप में रहती है। उसकी जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस क्रॉप वो अधिक होती है। जब कैपेसिटी अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी, तो डेफिनेट है कि हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे और हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। हम लोगों को मृदा से सब कुछ प्राप्त होगा जो कि हम चाहते हैं। यद्यपि फसल उत्पादन, उपज वृद्धि में जैव उर्वरकों का इतना आकर्षण नहीं है, क्योंकि अभी तक उस पर बहुत कम प्रयोग किए गए हैं जितना कि रासायनिक उर्वरकों के बारे में देखा गया है। परंतु इन खादों के रूप में समन्वित पादप प्रणाली, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई सिस्टम के अंतर्गत प्रयोग करने से मृदा की उर्वरकता और अधिक तथा टिकाऊ बन जाती है। इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं उनके साथ साथ हम कुछ ऐसे जैव उर्वरकों का भी प्रयोग करें जिससे कि हम मृदा में कुछ परिवर्तन ला सकें। उसकी अम्लता को, उसकी टॉक्सिसिटी को, उसके विभिन्न प्रकार के गलत गुणों को हम ठीक से कर सकें तथा पर्यावरण भी नियंत्रित कर सकें। कुछ क्षेत्र में आजकल बहुत सारे जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें से कुछ लाभकारी प्रमुख जो उर्वरक हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, जो स्पाइरुलम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनका तालिका में उल्लेख भी किया गया है। जो जैव उर्वरकों की कुछ श्रेणियाँ भी हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो फर्टिलाइज़र है, फॉस्फोटिका है
और वेस्कुलर और वेस्कुलर माइक्रोराइजा फंजाई है। ये हमारे जो हैं जैव उर्वरकों की विभिन्न श्रेणियां हैं। कुछ लाभकारी जीवाणु के रूप में जो जैविक उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं वो निम्न है। देखिए, नाइट्रोजन सप्लाई करने वाले जैव उर्वरक, जिसमें जीवाणुओं का नाम है सहजीवी जीवाणु। इसमें राइजोबियम है जो दलहनी फसलों को प्रभावित करता है, एजोला है, एनावेना एजोली, ये सिम्बायोटिक होता है, एक फर्न होता है और एक एजोली होती है। सहजीवी मिलाप जीवाणु जो है जो स्पाइरलम है। असहजीवी जीवाणु जैसे जेटोबैक्टर है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनका की प्रयोग विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे चना है, मटर है, मसूर है, मूंग, उड़द, अरहर, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, धान में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ फास्फोरस को भी ये रिप्लेस करते हैं, फास्फोरस को भी ये प्रदान करते हैं ये जैव उर्वरक। जिस फास्फोरस में जैसे आपको फास्फोरस घोलकों तथा खनिजों को जैसे कवकनानी, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और सूडोमोनास ये फास्फोरसधारी उर्वरक हैं, जैव उर्वरक हैं। इसमें एक्टोमाइकोराइजी है, पिलोलिथस है और इंडोमाइकोराइजी है। ये राइजोपोगोन जो है सभी फसलों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इससे पहले हम बताएं कि ये इनका उपयोग क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, इससे पहले हम नाइट्रोफिक्सिंग कुछ बायो फर्टिलाइज़र के बारे में बताएंगे। इसमें क्या होता है कि कुछ मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें जब हम जैव उर्वरकों को प्रयोग करते हैं तो उस कमी को हम दूर कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण मृदा में उपस्थित जीवाणु जो एरोबिक एनारोबिक दशाओं में पाए जाते हैं, पौधों की जड़ों में ये गांठें पाई जाती हैं, उनमें जीवाणु होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्तरीकरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा सहजीवन प्राप्त कर नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। ये राइजोब जितने भी होते हैं दो दाल वाली फसलों में पाए जाते हैं। ये जीवाणु जो है नाइट्रोजन स्थिरांक जिनको खाद्य कहते हैं, दो प्रकार की होती हैं, सहजीवी जैव उर्वरक तथा असहजीवी जैव उर्वरक। सहजीवी उर्वरक जितने भी होते हैं इनमें सहजीवन होता है, इसमें दोनों बेनिफिटेड होते हैं, पौधे भी बेनिफिटेड होता है और जीवाणुओं को भी भोजन प्राप्त होता रहता है। इसमें जो है ये जीवाणु जो है पौधों की जड़ों में पाया जाता है, गांठों के रूप में ये रहता है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है और समय समय पर पौधों को ये नाइट्रोजन उपलब्ध कराता रहता है। इस श्रेणी में राइजोबियम है, एजोस्पेरलम है, एजोला है, ये कुछ नाइट्रोजन स्थिरांक जैव उर्वरक हैं। इसमें राइजोबियम जो है ये बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही प्रचलित भी है। इसमें नाइट्रोजन जो है शाकाणुओं का जैव उर्वरक है, शाकाणु में जीव। इसमें जीवाणु राइजोबियम दलहनी फसलों के साथ सहभागिता रखते हैं। ये केवल दलहनी फसलों के प्रयोग करने के लिए ही बनाया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न दलहनी फसलों की अलग अलग राइजोबियम प्रजातियों की खादें हैं जो उनकी अनुकूलता के अनुसार प्रयोग की जाती हैं। प्रयोगशालाओं में नमी धारक चूड़ के समान जीवाणु मिश्रण तैयार किया जाता है। ये मिश्रण प्रयोगशालाओं में तैयार किया जाता है जो कि विभिन्न फसलों में उनकी जाति के हिसाब से अलग अलग होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ आधारित लिग्नाइट पीट चारकोल मिट्टी होती है। इसका प्रयोग पॉलीथिन में भर के किया जाता है। जीवाणु वाहक पदार्थ में गोबर की खाद का पाउडर या गोबर की खाद मिट्टी 1:1 में मिला ली जाती है। मिश्रण में 10 करोड़ से भी अधिक जीवाणु की संख्या होती है। जो जीवाणु वाहक कैरियर जो मिट्टी होती है, कार्बनिक पदार्थ की अधिकता से जीवाणु काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। जब गोबर मिला देते हैं उसमें, वो मिट्टी होती है, गोबर होता है, मिला देते हैं तो ये काफ़ी सुरक्षित रहते हैं, जो कि अधिक लाभप्रद माना जाता है। थैलियों में भर करके हम इसको सप्लाई करते हैं। इस जैव खाद में से दलहनी फसलों के बीजों का उपचार किया जाता है। उपचार करते समय हम विशेषकर ध्यान ये रखते हैं कि बीज के चारों तरफ से अच्छी तरह से चिपक जाए, तभी फंक्शन करेगा, तभी वो इनोकुलेट होगा। इसके प्रयोग से जीवाणु बीज के अंकुरित होते ही जड़ मूल रोमों द्वारा पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही अंकुरित हुआ
जड़ों द्वारा ये प्रवेश कर जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये स्थिर करने लगता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन इसमें आने लगती है। इसमें कुछ हार्मोन्स, विटामिन्स भी बनते हैं जिससे पौधों की पैदावार भी बढ़ जाती है। फसलों में राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से लगभग 10 से 30 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक की बचत होती है, ऐसा अनुमान किया गया है। मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण लगभग 50 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष किया जाता है, जिससे सबसे अधिक अल्फा में होता है, सबसे कम बीन्स में 50 किलोग्राम होता है। अलग अलग फसलों में राइजोबियम जैव उर्वरक जो तैयार किए जाते हैं वो बहुत हैं, अलग अलग हैं। जैसे मटर में राइजोबियम लेगुमिनेसेरम, सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम, बीन में राइजोबियम फेजियोली, रिजिका में राइजोबियम मेलिलोटी, क्लोवर में राइजोबियम ट्राइफोली, लुपिन में राइजोबियम लुपली और लोबिया तथा मूंगफली में अन्य तरह के राइजोबियम वर्ग पाए जाते हैं। इसी तरह से राइजोबियम जो कल्चर है ये इसकी कार्य क्षमता जो है मृदा के ऊपर निर्भर करती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की भूमिका मुख्य होती है। यदि कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाएंगे तो जितने भी जीवाणु हैं उनके वृद्धि विकास के लिए बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा। तो डेफिनेट है कि ऐसी स्थिति में जब कार्बनिक अधिक पदार्थ अलग होगा, ऐसे जीवाणु एक्टिव अधिक रहेंगे। जीवाणुओं की क्रियाशीलता कभी कभी मृदा की दशा पर भी निर्भर करती है। जैसे अम्लीय मृदा है और क्षारीय मृदा है, ज़्यादा क्षारीय ज़्यादा अम्लीय है तो उसकी एक्टिविटी प्रभावित होती है। तो सक्रिय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अम्लीय मृदा में चूना डालेंगे और क्षारीय मृदा में हम जिप्सम की परत लगा देते हैं, जिससे कि जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाए। इसी तरह से एजोस्पाइरलम होता है, एक स्वतंत्र जीवी एजोस्पाइरलम जीवाणु होता है। वो तो था राइजोबियम सिम्बायोटिक था, ये स्वतंत्र जीवी है, ये चूड़ के रूप में मिलता है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरांक श्रेणी का माना जाता है। इसका प्रयोग घासों तथा अदलनी फसलों में होता है। बीज बोने से पहले, रोपाई से पहले इसका टीका या इसको दिया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग खेत की मिट्टी में डालकर भी करते हैं। चूड़ से बीजों को उपचारित करने के लिए भी हम पहले पॉलीथीन शीट पर इसको साफ किए बुवाई के बीजों को फैलाते हैं। ऊपर से चिपकने वाले पदार्थ जैसे 6 ग्राम कार्बोक्सिल मिथाइल सेल्यूलोज और 500 मिलीलीटर पानी में घोल करके घोल तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जीवाणु वाहक जो भी हमारा पदार्थ है, खाद है, एजोस्पाइरलम का चूर्ण डाल दिया जाता है और इसको तब तक मिलाया जाता है तब तक कि इसके ऊपर हल्की सी परत न लग जाए। इसके बाद बीजों को छाया में हम सुखा लेते हैं। सुखाने के पश्चात पौध को या उसको हम बीजों को रोपित कर देते हैं। रोपित करने के 10 से 30 मिनट के लिए हम इसको एजोस्पाइरलम चूर्ण के घोल में लगभग, अगर हमें पौध का करना है तो पौध को हम 10 से 30 मिनट तक उसमें हम घोल में डुबोए रखते हैं, जिससे जड़ों में अच्छी तरह से ये एजोस्पाइरलम चिपक जाए। इसके बाद जो है उपचारित अदलनी फसलें जैसे गेहूँ, धान, बाजरा, मक्का आदि में भी इसका प्रयोग करते हैं। इससे हमें लगभग 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत होती है। इसके अलावा यह जड़ों के विकास, पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता तथा मृदा के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस की भी उपलब्धता कराता है। एजोस्पाइरलम जीवाणु खाद में ऑक्सिनस जैसे साइटोसिन्स और जिब्रेलिक्सन्स वृद्धि कारक पदार्थ भी पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसी प्रकार से हमारा एक एजोला आता है, एजोला एनाबेना एजोली, एजोला पिन्नाटा इसका नाम है। ये एक फर्न होती है जो नाइट्रोजन को स्थिर करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी और एनाबेना एजोला के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ये कंबाइन करके ये सहभागिता करता है और मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता कराता है। ये जीवाणु पत्तियों की सतह पर गुफा बना लेते हैं। ये पत्तियों में बनते हैं। 6 प्रजातियां इनकी होती हैं। जैसे एजोला पिन्नाटा जो है सबसे अधिक पाई जाती है। एजोला एनाबेना सहजीवी का लाभ नाइट्रोजन स्थिर करने तथा प्रकाश संश्लेषण में देखा गया है। प्रायः इसका प्रयोग धान के खेतों में हरी खाद के रूप में किया जाता है।
बंगाल साइड में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। एजोला की नई प्रजाति एजोला कैरोलियाना ये कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता भी रखती है, इसका प्रयोग भी हम करते हैं। धान पर जो फसल चक्र है, मिश्रित फसल पद्धति के अंतर्गत एजोला की हरी खाद बनाने की भी विधियाँ बहुत सारी प्रचलित हैं, इनको हरी खाद के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, जो एजोला है ये एक जाल नुमा खेत में बना लेता है और हम इसको धान के खेतों में ये नाइट्रोजन की सप्लाई करता है। बड़े बड़े खेतों में एजोला का वायु चरण रोकने के लिए हम क्यारियाँ बना देते हैं और कोशिश ये की जाती है इनका pH 4.6 से नीचे ही रहे, जिसमें जीवाणुओं की सक्रियता ठीक रहे। अगर 4 से 6 कुछ ज़्यादा अम्लीय हो जाती है तो हम उसको में चूनों का प्रयोग कर देते हैं। ये एजोला धान की फसल में लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर ताज़ा एजोला का प्रयोग करके हम उसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से असहजीवीय नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि किसी का सहजीवन किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये जैव उर्वरक जो होते हैं एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्वयं आदि इस वर्ग के प्रमुख उर्वरक होते हैं जो जो स्वतंत्र रूप से रहते हुए ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। इसमें से कुछ जैव उर्वरक जो है स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरांक शाकाणुओं का एक नमचूर्ण समान का उत्पाद होता है एजोटोबैक्टर का। इसमें उपस्थित शाकाणुओं की प्रजाति एजोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। नाइट्रोजन स्थिर होने की मात्रा जीवाणुओं तथा कार्बोहाइड्रेट्स की उपभोक्ता पर निर्भर करता है, इसलिए फसलों की जड़ क्षेत्र में पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ की आवश्यक होना बहुत ही आवश्यक है। जितने भी जीवाणु हैं वो कार्बनिक पदार्थ को खा करके ही जीवित रहते हैं, लिहाजा जिस क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसमें जीवाणुओं की क्रियाशीलता अधिक होगी। ये जानने वाली बात है। यह बिना किसी सहभागिता से वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करता है, इसलिए यह असहजीवी स्थिरांक जीवाणु की श्रेणी में आता है। इस उर्वरक के शाकाणु एजोटोबैक्टर प्रायः एरोबिक स्वभाव के होते हैं। कुछ जैसे क्लॉस्ट्रीडियम जो होते हैं एवायवी होते हैं। अधिकांश जीवाणुओं के शरीर की कोशिकाएं प्रोटीन से बनी होती हैं तथा इसकी मृत्यु के बाद मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। इसका उपयोग जो अदलहनीय फसलें होती हैं, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, उसमें ज़्यादा किया जाता है। प्रयोग करने का तरीका राइजोबियम और एंजियोस्पर्म की ही बात है। पूरे बीज में चारों तरफ से वो लिपट जाता है, तभी हम उसका प्रयोग करते हैं। 5 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर ये स्थिर करता है। ये 10 से 20% अधिक उपज होने के अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके उपयोग से हम 20% तक उत्पादन अधिक ले सकते हैं। यह जो जैव उर्वरक है विभिन्न प्रकार से, जैसे थियामिन, राइबोफ्लाविन, इंडोल एसिटिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, बियोटिन, जिब्रेंस आदि जीवाणुओं के शरीर से विसर्जित होते हैं। जितने भी ये एसिड्स हैं कार्बनिक यौगिक उनके शरीर से निकलते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इनके द्वारा कुछ फफूंदनाशी यौगिक भी उत्पादित होते हैं जो फफूंदी को रोकते हैं, जिससे पादप रोग जैसे अल्टरनेरिया है, फ्यूजेरियम है, हेलमिंथेस्पोरा है आदि को नियंत्रण में सहायता मिलती है। इस खाद में उपस्थित जीवाणुओं की एक विशेषता होती है कि बिना किसी सहभागिता के यह पौधों की जड़ क्षेत्र में वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। इसीलिए ये जो है असहजीवीय नाइट्रोजन फिक्सेशन, कोई सहजीवन नहीं, इंडिविजुअली ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की, अगर जैसे मैंने बताया कार्बनिक पदार्थ अधिक होने से जीवाणुओं को भोजन प्राप्त होता है, यदि उसकी कमी होती तो उनकी वृद्धि रुक जाती है। यही है रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक के अधिक प्रयोग से जीवाणुओं की वृद्धि और विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जब हम अधिक से अधिक नाइट्रोजन धारी या अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो हमारी मृदा की क्वालिटी, मृदा के रेस्पॉन्स देने की क्षमता कम हो जाएगी और विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम होने के कारण उसका मृदा का जो क्षरण है, मृदा को कैपेसिटी टू प्रोड्यूस क्रॉप कम हो जाएगी। एक और हमारा फर्टिलाइजर होता है जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एल्गी अभी बताया था जैसे कि एना बेना
एजोला के साथ था। ये इंडिविजुअली भी काम करती है। ये धान के जो खेत होते हैं उनमें नीली देखी होगी हरे रंग की एल्गी पाई जाती है। ये जलमग्न दशाओं में अपना कार्य करती है। ये स्वतंत्र जीवी समूह ये भी नाइट्रोजन स्थिरांक करता है। एनावेना, नॉस्टॉक, टॉलीपोमिक्स आदि किसी एक भी मिश्रित रूप आदि एक या मिश्रित रूप में ये पाए जाते हैं। ये जलमग्न मृदाओं में ही पनपती है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी ये अधिकतर धान के खेत में होती है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिर करने में अधिक सक्षम होती है। एक कोष की नॉन हिस्टोसिस्टम सूत्रकार एल्गी प्लक्टोनीमा तथा ट्राइकोडिस्मियस वायुमंडल नाइट्रोजन को कम स्थिर करती है। धान के फसल में पौधरोपण में 1 सप्ताह बाद इसका प्रयोग हम करते हैं तो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग उचित रहता है। ये एल्गी जो होती है ये हम पट्टी बना करके हम खेत में डालते हैं और प्लेटों में पानी भरकर जब पूरी तरह से नीचे बैठ जाए तब ऊपर से लकड़ी का पाउडर बाहर से निकाली गई एल्गी का छिड़काव करते हैं। 1 सप्ताह बाद फिर ये पूरी एल्गी है जो मोटी परत तैयार होकर के हम धान वाले खेत में से डाल देते हैं। पूरे धान के खेत में ये फैल जाती है। जिससे खेतों में 2 से 2.5 इंच तक पानी भरकर आवश्यकता अनुसार सुपर फास्फेट खाद भी डाल देते हैं और एल्गी कल्चर भी डाल देते हैं। इससे एल्गी की वृद्धि और बढ़ जाती है। इसके बाद पौधरोपण कर दिया जाता है। पौधरोपण करने जब हम करते हैं तो जिस समय हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ये एल्गी नाइट्रोजन उपलब्ध करा देती है। पहले प्राय देखा गया है कि जब हम एल्गी का प्रयोग करते हैं तो 10 से 15% हमारा उसका उत्पादन बढ़ जाता है। जो रासायनिक उर्वरकों की मात्रा से लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की इसकी बचत होती है जब हम एल्गी का प्रयोग करते हैं। एल्गी में विटामिन B12 भी होता है। B12 जो होता है वो वृद्धि कारक होता है जो धान की फसल के लिए अच्छा रहता है। इसी तरह से फास्फोरसधारी उर्वरक कुछ होते हैं जैव उर्वरक। ये स्वतंत्र जीवी एक चूड़ होता है। 1 ग्राम चूड़ में लगभग 100 करोड़ जीवाणु होते हैं। इनका कार्य मृदा में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में लाना होता है। खाद में बैसिलस, सूडोमोनास, एस्परजिलस आदि शाकाणु रहते हैं। इस जैव खाद को फास्फोरस विलेयक खाद भी कहते हैं, PCB के नाम से, फास्फोरस सॉल्युबल। इसमें खाद में जो शाकाणु होते हैं विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल छोड़ते हैं जिसमें फार्मिकम, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, जिससे कि मृदा का pH भी संतुलन में रहता है। और मृदा का pH जब संतुलन में रहेगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस बढ़ जाती है। इनका प्रयोग अधिकतर गेहूं, धान, लोबिया आदि में किया जाता है। इसके प्रयोग से हमें जो कमी आती है फास्फोरसधारी उर्वरक जो होते हैं उनकी कमी को हम पूरा कर देते हैं। इसका प्रभाव पौधों की जड़ों के विकास के लिए ही होता है क्योंकि फास्फोरसधारी उर्वरक हैं वो जड़ों की वृद्धि तथा विकास के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसी प्रकार से एक और जैवधारी उर्वरक है जिसको हम करते हैं वेस्कुलर एवेस्कुलर माइकोराइजा फंजाई। इसमें क्या है कि ये इसकी एक प्रजाति होती है ग्लोमस या गिगास्पोरा। ये जो है कवक अपनी वृद्धि करके जाल बनाता है जो पौधों की जड़ों में प्रवेश कर सीधा सहजीवी संबंध रखता है। साधारण शब्दों में पौधों की जड़ों तथा कवक जाल को माइकोराइजा कहते हैं। ये एक फंजाई होती है। पौधों की जड़ें और फंजाई दोनों में मिल करके ये काम करता है, सहजीवी होता है माइकोराइजा। इससे पौधों को अचल पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक आदि की आवश्यकता पड़ती है वो पूरी की होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी इससे मदद मिलती है। इस खाद के अंदर एक ये विशेषता होती है कि जो पोषक तत्व पौधों को मृदा से सीधे प्राप्त नहीं होते वे सभी कविकान जाल द्वारा प्राप्त कराए जाते हैं। जितने भी अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये जो माइक्रोराइजा है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और पौधों को प्राप्त करा देता है। इसलिए इस पोषक तत्व को वाहक भी कहते हैं। मृदा में इसका कार्य स्थिर और अचल तत्वों को चलायमान बनाने का है। मृदा नमी के अभाव में जो पौधों को जल शोषण में मदद करता है। शुष्क क्षेत्रों में राइजोबियम जैव खाद के साथ वाम फंजाई का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसका प्रयोग कम उर्वरता वाली मृदाओं में फलदार पेड़ों के लिए, चारा वगैरह सबके लिए भी लाभदायक होता है। इसको सबकी अलग अलग विधियां होती हैं।
अधिकांश जैव उर्वरकों को जीवाणु कल्चर या टीका कहते हैं। इसका प्रयोग बीज उपचार के लिए, जड़ उपचार के लिए, कंद उपचार के लिए, मृदा उपचार के लिए किया जाता है। इसमें जो बहुत सारे बीज उपचार के लिए प्रजातियां हैं, उनमें जैसे है अल्फा में से राइजोबियम मेलिलोटी है, बीन्स की राइजोबियम फेजुलोरी है, जैसे मैंने तालिका में आपको अवगत कराया था। राइजोबियम जैव खाद या कल्चर जो है, इसका भी बीज उपचार करने के लिए 1-2 घंटे तक हम बीज को साफ पानी में भिगोते हैं। भिगोने के अलग बर्तन में हम उसको सुखा लेते हैं और गुड़ और चीनी हम गर्म करके इस घोल को डाल देते हैं, जिससे कि राइजोबियम उसके चारों तरफ 200 ग्राम राइजोबियम डाल करके उसे अच्छी तरह से मिला देते हैं, जिससे कि राइजोबियम उसके चारों तरफ चिपक जाए। यही हम जैव उर्वरक अन्न है, बीज उपचार करने की एक ही विधि, एक ही तरह की प्रोसेस है। ये कुल मिलाकर के जो जितने भी जैव उर्वरक हैं, उनका बीज उपचार का तरीका लगभग एक ही है कि हमें किसी तरह से बीज के संपर्क में उर्वरक को, जैव उर्वरक को लाना है। इसमें जो स्पायरम वगैरह का है, जैव उर्वरक में प्रति हेक्टेयर गेहूं ज्वार में 2.5 किलोग्राम, मक्का में, कपास में 1 किलोग्राम, सूरजमुखी तथा सरसों में 500 ग्राम निर्धारित की गई है। ये मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निर्धारित की गई है। इसी तरह से पौध जड़ का भी हम उपचार करते हैं। उसमें 4 लीटर पानी मिला देते हैं, घोल में मिला देते हैं और किसी चौड़े मुंह वाले बर्तन में रख दिया जाता है। जब हम पौधे को लगाने चलते हैं तो उसकी जड़ को हम उसमें डुबो दिए जाते हैं। चाहे वो कोई भी फसल हो, जैसे मिर्च है, टमाटर है, गोभी है, बैंगन है, इनका हम रोपण करते रहते हैं। इसी तरह से कंद उपचार में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें 15 लीटर पानी प्रति 2 किलोग्राम जैव उर्वरक के हिसाब से हम घोल बनाते हैं और 5 से 10 मिनट तक हम कंद को इसमें खुला छोड़ देते हैं, और जिससे कंद वाली फसलें हमारी इससे जैव उर्वरक से उपचारित हो जाती हैं। इसी तरह मृदा का उपचार भी हम करते हैं। जैव उर्वरक को 500 से 100 किलोग्राम कंपोस्ट खाद डालते हैं। खेत में भुरवी मिट्टी के साथ मिश्रण बना लिया और हम उसमें समान मात्रा में जैव उर्वरक पूरे खेत में छिड़क देते हैं। 6 माह से अधिक समय से पकने वाली जितनी भी फसलें हैं हम उसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इसमें फसलों में जैव उर्वरक देने की मात्रा लगभग 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निर्धारित की। बहुत सारी कंपनियां अन्य तरह के कई ब्रांड के जैव उर्वरक बना रही हैं। अब तो नैनो टेक्नोलॉजी का काल आ गया है। इस समय नैनो टेक्नोलॉजी वाले ऐसे उर्वरक जिनकी स्प्रेडिंग क्वालिटी, स्प्रेडिंग की क्षमता बहुत अधिक है, ऐसे उर्वरकों का प्रयोग हम मृदा में कर रहे हैं, जो कि कई ऐसी प्राइवेट कंपनियां, गवर्नमेंट कंसर्न भी इसमें आगे आ रही हैं, उनको आना भी चाहिए, जो इन उर्वरकों को बना रही हैं, किसानों तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। इसमें हमें कुछ सावधानियां हैं जो जैव उर्वरक के प्रयोग करते समय करना चाहिए। जैव उर्वरक एक फसल, ये ध्यान रखना चाहिए, जैव उर्वरक फसल विशेष के लिए होता है। पैकेट पर जो लिखा हो कि हम किस फसल के लिए प्रयोग करें, उसी फसल में इसका प्रयोग करें। ये नहीं कि हम किसी भी उर्वरक को किसी भी फसल में प्रयोग कर दें। जीवाणु पूर्वक जो उर्वरक हैं उनको धूप में नहीं रखना चाहिए, हमेशा ठंडे सूखे स्थान पर रखना चाहिए, नहीं तो उर्वरक खत्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसमें स्थानीय किस्मों से निर्मित जैव उर्वरक का चयन कर खरीदें। अधिकतर देखा गया जैव उर्वरक उपचारित बीजों को रासायनिक खादों के साथ मिलाकर के भंडार न करें कभी भी। जैव उर्वरक उपचारित किए गए बीजों को रासायनिक खाद के साथ न बोएं, न भंडारण करें। बीज को जितनी भी दवाएं हैं उनको, कीटनाशक दवाएं उनको भी न डालें, उनसे अलग रखें। जैव उर्वरकों का प्रयोग उनके पैकेट पर लिखी गई अंतिम तारीख से पहले अवश्य कर रहे हैं, नहीं तो पुराने कल्चर हैं वो खराब हो जाएंगे, बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाएंगे। जीवाणु उर्वरकों या जीवाणु खाद से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या उपयोगिता है इसकी, उसमें जैव उर्वरक के प्रयोग से भूमि के भौतिक गुण, मृदा संरचना, जल धारण क्षमता में सुधार हो जाता है। इसमें उपस्थित जितने भी साकाणु होते हैं, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। कार्बनिक यौगिक की क्रियाशीलता तथा उपलब्धता बढ़ जाती है। इसमें बहुत सारे जो सिक्रीशन होता है, जैसे थायमिन है, राइबोफ्लाविन है, इंडोल एसिटिक एसिड है, जिब्रेलिन्स है, ये शरीर से विसर्जित उनके से होते हैं जीवाणुओं के, जो बीज अंकुरण में सहायक होते हैं और लाभ पहुंचाते हैं। जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर से उत्पादित स्राव से मृदा में विद्यमान हानिकारक, एजोटोबैक्टर में ऐसा एक स्राव निकलता है जिससे कि फफूंदी नाशक का
कार्य होता है। अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, हेलमिंथोस्पोरियम आदि रोगों से हम बच जाते हैं, हमारी फसल बच जाती है। यह खाद न केवल महंगी रासायनिक खादों का पूरक है बल्कि सारे पोषक तत्वों को प्रदान करने वाली है, जिससे फसलों में रासायनिक उर्वरक को दी जाने वाली मात्राओं में कमी आई है। इस प्रकार वातावरण प्रदूषण करने तथा मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ने में हम सहायता कर सकते हैं। इसी प्रकार इनके प्रयोग से मृदा में लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। ये लाभकारी जीवाणु कौन कौन से होते हैं? जो मृदा को लाभ पहुंचाते हैं, मृदा फसल, मृदा उपज को, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। कार्बनिक खाद होते हैं, उनका विच्छेदन होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिग्निन, फैट, प्रोटीन, विटामिन, उस विच्छेदन से ही तो हमें सब पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, उनका डिकम्पोजिशन होने लगता है। डिकम्पोजिशन होकर के हमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है रेशियो बढ़ जाता है, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। कृषि उत्पाद जितने भी हमें प्राप्त होते हैं इससे, वो बाज़ार में उनकी उत्पाद की कीमत बढ़ी हुई मिलती है। हमें जो खाद में हमें पैसा गंवाना पड़ता है, महंगी खाद खरीदनी जो उर्वरक खरीदने पड़ते हैं, वो उर्वरक खरीदने का खर्चा हमें बढ़ जाता है। फसल उत्पादन की लागत में कमी आ जाती है। और वैसे बाम फंजाई जो है, उर्वरक के प्रयोग से मृदा में जितने भी अनअवेलेबल पोषक तत्व होते हैं, बाम जो माइक्रोराइजा होता है, वो उनको पोषक तत्वों को अवेलेबल कराने में सहायक होता है। अब देखिए, जितने भी पौधे हैं उनकी वृद्धि में जीवाणुओं की संभावित कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा उनकी शोषणता बढ़ाने के लिए जितने भी जैव उर्वरक हैं वो क्या हैं? जड़ सहभागिता से मृदा में जैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण, अघुलनशील फास्फोरस की घुलनशीलता तथा तत्वों के अस्थिर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे फसलों की वृद्धि अवस्थाओं में उपचारित पौधों के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि की मात्रा में वृद्धि करती है। इसके अतिरिक्त उपचारित पौधों में खनिज तत्वों कैल्शियम, सल्फर, जिंक के शोषण की प्रक्रिया अधिक सक्रिय हो जाती है। पादप जितना भी है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्रोमोटिंग सब्सटेंस, जड़ों के समूह बनाने वाले जैसे शाखाओं, जैसे नाइट्रोजन स्तरीकरण, एजोस्पाइरलम है, फास्फेट विलेयक, सूडोमोनास आदि के जितने भी प्रजाति के जितने भी वृद्धि कारक हार्मोन्स हैं, वो उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जो पौधों की जड़ों और तनों की वृद्धि में अपना मददगार साबित होते हैं। पौधों के हार्मोन्स का स्तर का अनुपात बढ़ जाता है, पौधों की वृद्धि तथा विकास बढ़ जाती है, और सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस भी हो जाती है। जैसे अभी बताया गया था कि इस प्रकार के एल्कलाइड्स इनसे सिक्रीट होते हैं, जो एंटीबायोटिक का काम, फंजीसाइड्स का काम करते हैं, रोग तथा रोगाणुओं को निदान में भी इनका सहयोग रहता है। लिहाजा ये जैव उर्वरक हैं, ये मृदा के लिए, ये पौधों के लिए बहुत ही सहायक है। इसमें क्या होता है? पॉल्यूशन का दबाव भी कम होता है। नाइट्रोजन खाद, जितने भी रासायनिक खादों का हम प्रयोग करते हैं, इससे मृदा प्रदूषित होती चली जा रही है। इस प्रदूषण से बचने के लिए हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिन जैव उर्वरकों को प्रयोग करने से क्या करते हैं? मृदा की क्वालिटी को, मृदा की उर्वरा शक्ति को हम बचाए रह सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में हम जैव उर्वरकों के ऊपर हम निर्भर हो जाएंगे, तो निश्चित ही हमारी मृदा प्रदूषण से बच जाएगी। अतः विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व को अगर हम जैव उर्वरकों के द्वारा, यदि हम कार्बनिक पदार्थों के द्वारा, या विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक तत्व हैं उनके द्वारा बनाई गई खादों का अगर हम प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी मृदा प्रदूषण से बच जाएगी। बहुत प्रकार के ऐसे हम करते हैं मृदा को बीमारियों से बचाने के लिए, पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों को, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जितने भी हम तत्व मृदा में डालते हैं, जितने भी केमिकल्स हम मृदा में डालते हैं, उनसे मृदा हमारी प्रदूषित होती चली जा रही है, और उस प्रदूषण के कारण हम स्वयं बीमार होते चले जा रहे हैं। हम अपना
जो हमारी कैपेसिटी है वो खोते चले जा रहे हैं। हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा रोग हमारे अंदर आ जाए, हमें पता ही नहीं लगता। इसका कारण क्या है कि हम अंधाधुंध जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, कहीं न कहीं वो रासायनिक उर्वरक मृदा में, मृदा के द्वारा पौधों में, और पौधों के द्वारा हमारे सिस्टम में आकर के हमें नष्ट करते चले जा रहे हैं। लिहाजा ये जागरूकता फैलाना बहुत ही आवश्यक है। हम लोगों को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी मृदा में ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जो कि उनकी हेल्थ, सॉइल हेल्थ को बरकरार रखने में सहायक हों। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो कचड़े हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं, उस कचड़े को बाहर फेंकने से, बाहर जलाने से उनका हम अच्छी तरह से निस्तारण करें। निस्तारण कैसे करें कि हम निस्तारण जब भी करें, जैसे घर के कूड़े करकट को हम उसकी ग्रेडिंग कर लें, कौन सा कचरा हमारा जैव उर्वरक बनाने लायक है, कौन सा कचरा हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने लायक है, और कौन सा कचरा अनडिकम्पोजेबल है, उसको हम सेपरेट करें, और सेपरेट करके हम अपने घर से उसको डिस्पोज करें। जो कचरा कार्बनिक पदार्थ सहित है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधे तथा जानवरों से बनी हुई सेल से निर्मित है, उस हम कचरे को हम डिकम्पोजिशन वाले पिट में डालें। डिकम्पोजिशन के लिए हम एकत्रित करें और उसको हम सड़ा करके खाद बनाएं। और जो कचरा ऐसा है जो प्रदूषण करता है, उस कचरे को हम रिसाइकलिंग के लिए छोड़ दें। इस कचरे को हम किसी ऐसी जगह हम निस्तारित करें, किसी ऐसी जगह हम रखें जिसका कि हम रिसाइकिल कर सकें। इसी तरह से हम कचरे को अलग करके या हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करके हम अपनी मृदा को, अपने अस्तित्व को और अपने पर्यावरण को बचाने में हम स्वयं सहायक हो सकते हैं। मुझे आज बड़ी खुशी है कि जैव उर्वरकों के बारे में कुछ आप लोगों ने जो डिमांड की, वो डिमांड वास्तव में एक अच्छी डिमांड थी कि वास्तव में जैव उर्वरक क्या है और इनका कैसे हम, आज की मांग भी है कि जैव उर्वरकों की उपयोगिता, जैव उर्वरकों का प्रयोग हम अधिक से अपनी खेती में करें और अपने खेती को बचाएं, जिससे कि हम अपने वातावरण को बचा सकें। तो दैट इज़ द ऑल ओवर द जैव उर्वरक तथा उनका आज की कृषि में प्रयोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।